हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव चंदनपुर में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का छोटा सा झोंपड़ा था, जिसकी छत बारिश में अक्सर टपकती रहती। लेकिन उस छोटे से घर में प्यार, मेहनत और उम्मीद की कोई कमी नहीं थी। मोहन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, हाथ में पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। रास्ते में उसे कई किसान और मजदूर मिलते, जो अपनी अपनी परेशानियों के बावजूद हंसते रहते। मोहन भी मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में हमेशा चिंता रहती। आज कितना कमाऊंगा, घर कैसे चलेगा? उधर गीता घर संभालती, पानी भरती, खाना बनाती और कभी-कभी गांव के लोगों के कपड़े सिलकर थोड़े पैसे भी कमा लेती। वह बहुत समझदार और तेज दिमाग वाली थी। उसकी आंखों में हमेशा आत्मविश्वास झलकता था। एक दिन शाम को मोहन बहुत उदास होकर घर लौटा। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। गीता ने पूछा, क्या हुआ? आज इतने परेशान क्यों हो? आज बाजार में लकड़ियों के दाम बहुत कम मिले। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी बस थोड़ा सा पैसा मिला है। चिंता मत करो, हर मुश्किल का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। कुछ दिन बाद अचानक मोहन की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया और वह कई दिनों तक काम पर नहीं जा सका। घर में जो थोड़ी बचत थी, वह भी खत्म होने लगी। आखिरकार मजबूर होकर मोहन गांव के साहूकार धनराज के पास गया। धनराज बहुत अमीर था, लेकिन उसका दिल पत्थर जैसा कठोर था। वह गरीबों को कर्ज देता और फिर उनसे दुगुना तिगुना पैसा वसूलता। मोहन, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन बदले में एक कागज पर अंगूठा लगाना होगा। मोहन भोला था। उसने बिना पढ़े ही कागज पर अंगूठा लगा दिया। उसे लगा कि साहूकार उसकी मदद कर रहा है। जब मोहन घर लौटा और गीता को सारी बात बताई, तो गीता के मन में शक पैदा हुआ। उसने कागज ध्यान से देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसमें लिखा था, अगर 1 महीने में कर्ज नहीं चुकाया गया तो उनका घर साहूकार का हो जाएगा। गीता ने गहरी सांस ली। ये आदमी सीधा नहीं है, लेकिन घबराने से कुछ नहीं होगा। गीता, इस कागज में क्या लिखा है? तुम इसे पढ़कर इतनी स्तब्ध क्यों खड़ी हो? इसमें लिखा है, अगर हम 1 महीने के अंदर उससे लिया उधार वापस नहीं कर पाए तो हमारा घर उसके नाम हो जाएगा। धीरे धीरे मोहन ठीक हुआ और फिर से काम पर जाने लगा। लेकिन कर्ज और ब्याज इतना ज्यादा था कि पैसे जमा करना मुश्किल हो रहा था। अगर हम डर गए तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर दिमाग से काम लिया तो जीत हमारी होगी। हम अकेले नहीं लड़ेंगे, पूरा गांव सच जानेगा। लेकिन अगर साहूकार नाराज हो गया तो? सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। उस दिन से गीता ने योजना बनानी शुरू की। उसने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की, पुराने हिसाब किताब इकट्ठा किए और उन लोगों से भी बात की जिन्हें साहूकार पहले धोखा दे चुका था। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैलने लगी कि गीता कुछ बड़ा करने वाली है। एक शाम गीता खुद साहूकार के घर पहुंची। धनराज ने तिरछी नजर से पूछा, क्या हुआ? पैसा लाए हो? पैसा भी देंगे, लेकिन पहले पूरे गांव के सामने हिसाब होगा। तुम जैसी गरीब औरत मेरा क्या बिगाड़ लेगी? धनराज को लगा कि वह आसानी से जीत जाएगा, इसलिए उसने पंचायत बुलाने की हामी भर दी। अगली सुबह चंदनपुर गांव में हलचल मची हुई थी। पंचायत का दिन था। गांव के चौपाल पर बड़े बड़े पेड़ों की छाया के नीचे चारपाइयां बिछाई गई थी। बुजुर्ग, किसान, मजदूर और औरतें सब इकट्ठा होने लगे थे। हर किसी को उत्सुकता थी कि आखिर आज क्या होने वाला है। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बार बार गीता से पूछ रहा था, अगर हम हार गए तो हमारा घर चला जाएगा।
हम सच के साथ हैं, डर मत। कुछ ही देर में साहूकार धनराज भी आ गया। उसने रेशमी कपड़े पहने थे और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसके साथ 2 नौकर भी थे जो कागजों की मोटी फाइल लेकर आए थे। आज यहाँ मोहन और धनराज के बीच कर्जा का मामला सुलझाने के लिए पंचायत बैठी है। दोनों पक्ष अपनी बात रखें। मोहन ने मुझसे कर्ज लिया था, समय पर पैसा नहीं दिया। कागज में साफ लिखा है कि अब उसका घर मेरा होगा। मुखिया जी, हम कर्ज से नहीं भाग रहे, लेकिन हम सही हिसाब चाहते हैं। यह देखिए, साहूकार ने जितना पैसा दिया था उसे 3 गुना ब्याज लिख दिया है और यहाँ तारीखें भी बदली गई हैं। गांव के बुजुर्गों ने कागज ध्यान से देखना शुरू किया। धीरे धीरे सबको शक होने लगा। सिर्फ हम ही नहीं, गांव के और भी लोग हैं जिन्हें ऐसे ही गलत हिसाब देकर परेशान किया गया। हाँ मुखिया जी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने 2 गुना पैसा दे दिया, फिर भी साहूकार ने कहा कि कर्ज बाकी है। एक एक करके कई लोग आगे आने लगे। पंचायत में धनराज के चेहरे का रंग उड़ने लगा। धनराज गुस्से में बोला, ये सब झूठ है, ये औरत सबको भड़का रही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो सही हिसाब सबके सामने पढ़कर सुना दीजिए। मुखिया जी ने धनराज से कागज मांगा और पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में साफ हो गया कि ब्याज गलत तरीके से जोड़ा गया था। धनराज, तुमने गरीबों के साथ धोखा किया है। पंचायत का फैसला है कि सही हिसाब के अनुसार ही कर्ज लिया जाएगा और किसी का घर जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा। गांव वाले तालियां बजाने लगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धनराज अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने सोचा, आज तो ये औरत जीत गई, लेकिन मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगा। अब हमें और मेहनत करनी होगी। सिर्फ जीतना ही काफी नहीं, आगे बढ़ना भी जरूरी है। उन्होंने मिलकर नई योजना बनाई। गीता ने गांव में छोटी सी लकड़ी की दुकान खोलने का सुझाव दिया। मोहन जंगल से लकड़ियां लाता और गीता उन्हें साफ सुथरे गट्ठरों में बांधकर बेचती। धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली। लोग दूर दूर से लकड़ी खरीदने आने लगे। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। लेकिन धनराज चुप नहीं बैठा था। वह बदला लेने की नई चाल सोच रहा था। अगले दिन मोहन लकड़ी लेने जंगल की तरफ जा रहा था। तभी उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को परेशान बैठे हुए देखा। बाबा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बेटा, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, मैं रास्ता भूल गया हूँ। मोहन बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपने घर ले गया और गीता ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने बताया कि वह दूर के गांव का व्यापारी है। उसके पास कुछ कीमती कागज और जमीन के दस्तावेज थे जिन्हें कुछ लालची लोग छीनना चाहते थे। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप यहीं रहिए। उधर धनराज को खबर मिली कि मोहन के घर कोई अनजान आदमी आया है। उसे शक हुआ कि शायद उस आदमी के पास कुछ कीमती सामान है। उसके मन में फिर लालच जाग गया। पता लगाओ कि वह आदमी कौन है और उसके पास क्या है। कुछ दिनों बाद बुजुर्ग पूरी तरह ठीक हो गया। जाते समय उसने मोहन और गीता को धन्यवाद दिया और कहा, तुम दोनों ने बिना किसी लालच के मेरी मदद की है। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो ये पता याद रखना। उसने उन्हें एक छोटा सा कागज दिया और चला गया। उधर धनराज ने अपने लोगों से मोहन के घर की जासूसी करवाई। उसे पता चला कि बुजुर्ग के पास जमीन के कुछ खास दस्तावेज थे। उसने सोचा, अगर ये कागज मेरे हाथ लग जाएगा तो मैं पूरे इलाके की जमीन खरीद सकता हूँ। एक रात गांव में अफवाह फैलाई गई कि जंगल के पास डाकू घूम रहे हैं। लोग डर गए और जल्दी जल्दी अपने घरों में छिप गए। इसी मौके का फायदा उठाकर धनराज के आदमी मोहन के घर के पास पहुंचे, लेकिन गीता पहले से सतर्क थी। उसने घर के बाहर हल्के हल्के घंटियों वाले धागे बांध रखे थे। जैसे ही कोई पास आया, आवाज होने लगी। मोहन तुरंत बाहर निकला।
शोर सुनकर पड़ोसी भी जाग गए। धनराज के आदमी डर कर भाग गए। अगले दिन गीता ने गांव वालों को सब बताया। अब सबको समझ आने लगा था कि धनराज किसी भी हद तक जा सकता है। गांव में लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। इसी बीच मोहन को याद आया कि बुजुर्ग ने जो पता दिया था वह शायद अब काम आ सकता है। हमें उनसे मिलना चाहिए, शायद वह हमारी मदद कर सके। दोनों अगले दिन उस पते की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि धनराज के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। पता नहीं वह बाबा हमें पहचानेंगे भी या नहीं। अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती, उन्होंने खुद हमें बुलाया था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद मोहन और गीता एक बड़े से हवेली जैसे घर के सामने पहुंचे। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। मोहन हिचकिचाया, लेकिन गीता आगे बढ़ी और वह कागज दिखाया। पहरेदार उन्हें अंदर ले गए। अंदर वही बुजुर्ग व्यापारी बैठे थे। अब साफ कपड़ों में, स्वस्थ और खुश दिख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। उन्होंने अपना नाम बताया, सेठ हरिदास, जो इलाके के सम्मानित व्यापारी थे। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। मोहन और गीता ने अपनी सारी परेशानी बताई। धनराज की चालें, झूठे आरोप और लगातार हो रही साजिशें। सेठ हरिदास ने ध्यान से सुना और बोले, लालच हमेशा खुद का नुकसान करता है, लेकिन उसे हराने के लिए सबूत और समझदारी चाहिए। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद आदमी को चंदनपुर भेजा ताकि वह धनराज के पुराने कारनामों के सबूत इकट्ठा करे। कुछ दिनों बाद मोहन और गीता गांव लौटे। उनके साथ सेठ हरिदास का आदमी भी था, जिसने गांव में लोगों से बातचीत शुरू की। धीरे धीरे कई पुराने राज सामने आने लगे, गलत कर्ज, नकली दस्तावेज और धमकियां। उधर धनराज और ज्यादा घबरा गया। उसने आखिरी बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। उसने तहसील के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को पैसे देकर झूठे कागज बनवाए, जिनमें लिखा था कि मोहन की जमीन सरकारी है और उसे खाली करना होगा। जब यह नोटिस मोहन के घर पहुंचा तो वह घबरा गया। अब क्या होगा गीता? अगर जमीन भी चली गई तो हम खत्म हो जाएंगे। गीता ने नोटिस ध्यान से पढ़ा। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन डर नहीं। ये उनकी सबसे बड़ी चाल है और इसका जवाब भी सबसे बड़ा देना होगा। उसने तुरंत पंचायत और सेठ हरिदास दोनों को खबर भेजी। अब फैसला सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि पूरे इलाके के सामने होने वाला था। कुछ ही दिनों में तहसील में बड़ी सुनवाई तय हुई, जहां सच और झूठ का अंतिम मुकाबला होने वाला था। सुबह मोहन, गीता और गांव के कई लोग तहसील पहुंचे। सेठ हरिदास भी वहां पहले से मौजूद थे। उनके पास कई कागज और गवाह थे। सरकारी कागजों के अनुसार यह जमीन अब मोहन की नहीं रही। हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है। सेठ हरिदास के आदमी ने असली दस्तावेज पेश किए, पुराने रजिस्टर, असली मुहर और गवाहों के बयान। धीरे धीरे साफ होने लगा कि सरकारी कागज नकली थे। यह सिर्फ हमारी जमीन का मामला नहीं है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, मोहन की जमीन सुरक्षित रहेगी। धनराज अब आखिरी कोशिश जरूर करेगा। सुनवाई के बाद जब सब लोग लौट रहे थे, तब उन्हें पता चला कि धनराज अचानक गांव छोड़कर कहीं चला गया। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था वो डर कर भाग गया, तो कोई बोला नहीं, वो जरूर कोई नई चाल चल रहा होगा। धनराज इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है, हमें सतर्क रहना होगा। उसी रात गांव के बाहर कुछ अजनबी लोग घूमते देखे गए। पहरा दे रहे युवकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे भाग गए। अब सबको यकीन हो गया कि धनराज कुछ बड़ा करने की कोशिश में है।
हम डर कर छिपेंगे नहीं, बल्कि उसकी चाल को सबके सामने लाएंगे। अगले दिन उसने तहसील और पुलिस को खबर भेजी, साथ ही गांव वालों को तैयार रहने को कहा। खबर आई, धनराज गांव के पास ही एक पुराने गोदाम में छिपा हुआ है और कुछ लोगों के साथ मिलकर हमला करने की योजना बना रहा है। अब वक्त आ गया है कि उसके झूठ का हमेशा के लिए अंत किया जाए। रात को पुलिस और गांव वाले मिलकर उस गोदाम की ओर निकले। अंदर धनराज कुछ बाहरी गुंडों के साथ बैठा था। मेज पर नक्शे और कागज फैले हुए थे। वह कह रहा था, कल रात गांव में डर फैलाओ, लोग खुद ही मेरी शर्तें मान लेंगे। धनराज, तुम्हारी चाल अब खत्म हो चुकी है। कितनी बार कोशिश करोगे? झूठ और लालच की जीत कभी नहीं होती। पुलिस ने सारे नकली कागज, रिश्वत के सबूत और गुंडों के बयान जब्त कर लिए। धनराज को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर तुम्हारी समझदारी और हिम्मत ना होती तो हम सब बर्बाद हो जाते। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की है। जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी लालच उन्हें हरा नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में समझदारी, हिम्मत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। लालच और झूठ चाहे कुछ समय के लिए मजबूत लगे, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है।